अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं हम सब हैं पाकिस्तान के प्रोग्राम से शाहिद गिलानी, हमरा जावेद भट्ट साहब और हमारे साथ मौजूद हैं सैयद ज़ुहैब सईद साहब, जिनका ताल्लुक़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तो आज इनसे कुछ सियासी और मुआशी मामलात पर बात करेंगे। जी, कैसे हैं ज़ुहैब साहब आप? अल्लाह का शुक्र जी। ठीक है ज़ुहैब साहब, मुझे ये बताइएगा सबसे पहले कि आप हल्का 167 को देख रहे हैं, वहाँ आपकी पार्टी पोजीशन क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो बाई इलेक्शन लड़ने जा रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो हैं वो शबीर गुज्जर साहब हैं, और उनका इस हलके से एक पुराना ताल्लुक़ होने के साथ साथ जो है वो एक बड़ी तादाद में गुज्जर बरादरी जो है वो वहाँ पर मौजूद है। और सबसे खुशाइन बात यह है कि पीटीआई के जितने चाहने वाले दोस्त हैं वो उस हलके में बहुत ज़्यादा पोजेसिव हैं और एक्टिव हैं। अब पीटीआई का वर्कर और सपोर्टर जो है वो दिन रात में एक करके मेहनत कर रहा है और मुकम्मल तौर पे जितनी वोट की हमायत है वो इंशाल्लाह पीटीआई के हक़ में होगी। ज़ुहैब साहब, मुझे ये बताइएगा, क्योंकि उस हलके से नज़ीर चौहान साहब पहले तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पैनल से इलेक्ट हुए थे, अब वो पीएमएलएन के पैनल से लड़ रहे हैं इलेक्शन। तो क्या आप समझते नहीं वहाँ पार्टी पोजीशन में पीएमएलएन ज़्यादा मजबूत है वहाँ पे? देखें, नज़ीर चौहान साहब जो हैं वो 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट पर बतौर एमपीए वहाँ से मुंतखब हुए थे। और आपको पता है कि ये जो एक निज़ाम चला था जिसमें 20 अफराद जो हैं वो डी सीट हुए हैं जो पार्लियामेंटेरियंस थे। लेकिन अब जो पीटीआई का एतमाद का वोट जो उन्होंने उस आवाम से लिया था, मेरा ख्याल है कि वो उस एतमाद को बिल्कुल भी कायम और बहाल नहीं रख सके, जिसकी वजह से लोगों का एतमाद तो टूटा लेकिन पीटीआई की क़ियादत को एक शदीद धचका लगा। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि नज़ीर चौहान साहब के लिए जो है वो उस ही इलाके से जहाँ से वो पीटीआई का वोट लेकर एक एतमाद लेकर चले थे, इमरान खान साहब का विजन लेकर चले थे, जिसको वो पाया तकमील ना कर सके, और अब इस वक्त वहाँ से उनका वोट लेना बहुत मुश्किल है। ये बताइएगा सर, उस्मान बुज़दार साहब इसी हलके से, इसी पंजाब से वो चीफ मिनिस्टर पंजाब रहे, तो उनका फोकस आउट रहा बिल्कुल ही, जितने भी डेवलपमेंट्स के काम थे, तो उसको आप कैसे देखते हैं कि वो एक बहुत बड़ा डेंट नहीं डाला उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? नहीं, देखें, इसमें बात यह है कि बीइंग ए चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब बुज़दार साहब ने, मैं समझता हूँ कि अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस प्ले की है। और उसके साथ साथ तमाम तरह इदारों को देखना, ज़िले इदारों को देखना, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुल्क की डेवलपमेंट और जो इनके पंजाब की डेवलपमेंट थी उसको लेके चले, जिसमें मुत्तहिद उन्होंने काम किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक ऐसे चीफ मिनिस्टर साहब की बात कर रहे हैं कि जो एक बिल्कुल एक नॉर्मल जो है वो इलाके से ताल्लुक़ रखते थे, और ये खान साहब का एक बड़ा विजन था कि उन्होंने उन लोगों को चूज़ किया कि जिनमें काम करने का अज़म था और जिनमें ये लगन थी कि उन्होंने पार्टी के नाम के अलावा के अपनी डेवलपमेंट को भी आगे लेकर चलना है। खान साहब के नैरेटिव के बारे में क्या कहते हैं? खान साहब का बयानिया जो था कि हमें एक साजिश के तहत निकाला गया, और अभी भी आपसे एक दूसरा सवाल भी इसमें ऐड करता चलूँ, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि हम बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन पे हैं, और जबकि खान साहब बार बार फिर इस्टेब्लिशमेंट को खींच के सियासत में ला रहे हैं, और न्यूट्रल के बारे में भी वो 2-3 बयानात दे चुके हैं। तो क्या ये सियासत सही सिमत की तरफ गामजन है? बताइएगा ज़रा। देखें जी, सियासत का तो हमेशा से जो मामला रहा है वो गिरती बनती हुकूमतें, और उसमें जिन लोगों के भी किरदार हैं, मेरा ख्याल है कि मुझे वो बताने की ज़रूरत भी नहीं। लेकिन जहाँ तक खान साहब के विज़न की बात है, वो विज़न तो पाया तकमील करने के लिए मेरा ख्याल है कि 5 साल का दौरानिया मुकम्मल करवाना चाहिए था। पहली बात ये है, जहाँ पर जब भी कोई हुकूमत आके अपना काम शुरू करती है, एक मुल्क को संभाल के लेके चलना शुरू करती है, तो उसको रोकने के लिए, गिराने के लिए मुख्तलिफ जमातें जो है वो हरकत में आ जाती हैं। दूसरा, मुझे ये बताइएगा सर कि आप पाकिस्तान के सियासी और मुआशी मसाइल को किस तरह से देख रहे हैं, कि आया इनका सोल्यूशन क्या है? इस वक्त जो सूरत हाल पाकिस्तान की सियासी और मुआशी सूरत हाल है, उसके बारे में क्या कहते हैं आप? शाहिद साहब, देखें, जो बेहतरीन इसमें जो इकॉनमी सेक्टर है उसमें तो जब से ये हुकूमत जो गिराई गई है और उसके बाद ज़बरदस्ती हुकूमत ली गई है, उसमें मामलात मेरा ख्याल है कि किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि डॉलर की प्राइस आप देखें कि 216 तक जाके टच की है। जो पेट्रोल 3.5 साल में 58 रुपये बढ़ा था, वो पेट्रोल 1.5-2 महीने में जो है वो 85 रुपये को क्रॉस करके गया है, और जिसके वापस आने के फ़िलहाल ताहाल कोई इम्कान नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी आवाम को एक ऐसी चीज़ की तलाश है जो बेसिकली एक रोज़गार है, जो एक पुरअमन सोसाइटी है। देखें, आती जाती हुकूमतें ज़रूर इंसान के लिए या पाकिस्तानी माशरे के लिए अहम किरदार अदा करती हैं, लेकिन लोगों को इस वक्त बेसिक नेसेसिटीज़ तक पहुँचना जो है ना वो नामुमकिन हो चुका है। ज़ुहैब साहब, मुझे ये बताइएगा कि
अभी जो पाकिस्तान के अंदर मौजूदा हुकूमत है, 13 सियासी जमातों ने मिल के हुकूमत बनाई है, तो आप समझते हैं कि ये इस मुआशी मसाइल से पाकिस्तान को निकाल लेंगे? देखें, आप का बड़ा अच्छा सवाल है शाहिद साहब। इसको सिर्फ आप 13 हुकूमतें ना कहें, मेरा ख्याल है ये 1 वर्सेस 13 थे। जो PDM है उसका सिर्फ एक ही मकसद था कि इमरान खान साहब की पार्टी को किसी तरह गिराया जाए। अगर एक जमात को गिराने में आपको 13 जमातों का जोर लगा है, इसका मतलब है कि उस जमात का विजन, उस जमात की बुनियादें, उस जमात का नेटवर्क और काम इतना स्ट्रॉन्ग था कि किसी एक जमात के बस की बात नहीं थी उसको गिराना। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक मामलात हैं मुख्तलिफ जमातों के और वो अपना क्या किरदार अदा कर रहे हैं, देखें अभी तो सिर्फ वहाँ पर सीटों की बंदर बांट हो रही है कि पीपल्स पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं, नून लीग को कितनी सीटें मिलती हैं। उसके बाद जो दीगर जमातें जो उनके साथ आके जुड़ी हैं उनकी जितनी भी सीटों की बंदर बांट है। और देखें इनके पास तो टाइम ही नहीं है इस वक्त, तो बेहतरीन वक्त इलेक्शन करवाने का है। अगर आपको जमात गिरानी थी, अगर आप उसमें कामयाब हो गए हैं, आप ये इलेक्शन करवा लें। आप इलेक्शन करवा के देख लें कि अवाम की राय क्या है, अवाम किसके साथ चलना चाहती है। अवाम अपने उस बैट्समैन के साथ चलना चाहती है जिसने बेहतरीन तरीके से इस मुल्क की तमाम तर नेशन को तैयार किया, उनको एक विजन दिया और उस विजन की अमल दरामद के लिए उसने मेहनत की। ज़ैफ़ साहब, मुझे ये बताइएगा कि IMF हमें अभी कर्ज देने जा रहा है, उनकी एक जो इंस्टॉलमेंट है वो जारी होने वाली है, तो इससे क्या डॉलर की प्राइस में कोई फ़र्क पड़ेगा? महंगाई की शरह जो है वो 13.5 से नीचे आएगी? क्या डॉलर की प्राइस मुस्तहकम हो सकेगी पाकिस्तान? शाहिद साहब, डॉलर की जो ऊंचान और चढ़ाई थी वो 216 रुपये थी, जो आज 203 हो गई है। ये मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूँ कि आज उसकी जो प्राइस है डॉलर की वो 203 हो गई है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इसमें किसी भी किस्म का मौजूदा हुकूमत का कोई किरदार है। ये तमाम तर वो मामलात थे जिसमें फेटफ भी शामिल है कि वो मामलात थे जो कि इमरान खान साहब ने अपने दौर में बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ किए। उसमें बहुत सारे ऐसे मामलात थे जो मुआशी आने वाले मुस्तकबिल में, ये तमाम तर रिवॉर्ड्स इमरान खान साहब के हैं, मुआशी मुस्तकबिल में ये चीज़ें पाकिस्तान को एज ए गिफ्ट मिलनी थी। लेकिन चूंकि आपको पता है कि हुकूमत जो है वो गिर चुकी है और नई हुकूमत ने आके जितने रिवॉर्ड्स हैं वो अपने लिए रख लिए हैं और जितने इल्ज़ामात हैं वो साबका हुकूमत के लिए छोड़ दिए हैं। एक आम आदमी में जो परसेप्शन है वो ये पाया जाता है कि खान साहब ने इस कौम के 4 साल ज़ाया किए हैं, खान साहब नीचे अवाम में डिलीवर करने में फ्लॉप हुए। तो आप क्या समझते हैं कि अगले जनरल इलेक्शन में आप कौम का एतमाद हासिल कर सकेंगे दोबारा? मैंने आपको इस बात का जवाब पहले भी देते हुए यही गुजारिश की है कि इस चीज़ का बेहतरीन जवाब फिल फॉर इलेक्शन है। आप इलेक्शन करवाइए। आप मुझे एक बात बता दें कि पाकिस्तान के जो बेस्ट इस वक्त पॉलिटिशियंस हैं, बल्कि दुनिया के बेस्ट पॉलिटिशियंस में इमरान खान साहब का नाम आता है। आज एक कॉल पे पूरी पाकिस्तान की अवाम बाहर निकलने को तैयार है, जिसमें यंगस्टर्स भी शामिल हैं, जिसमें बुज़ुर्ग भी हैं, जिसमें पाकिस्तान का हर तबका शामिल है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या उस गवर्नमेंट को चलने दिया गया। अगर आप बात करते हैं कि 4 साल की परफॉर्मेंस के 3.5 साल की परफॉर्मेंस, उन 3.5 सालों में आपने मुल्क को जिन चैलेंजेस में छोड़ा था उसको निकाल के ला के उस मुल्क को अपने पैरों पर खड़ा किया इमरान खान साहब ने। दूसरा मुझे ये बताइएगा सर कि क्या आप ये नहीं समझते कि 4 साल के अंदर जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस थे वो काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट हुए? वो देखें, बात यह है कि अगर आपकी पर्सनैलिटी में या आपके विजन में खुद एतमादी हो तो लोग आपसे डिस्टर्ब होते हैं। और ये एक जीती जाती मिसाल है कि इमरान खान साहब ने ना तो कहीं पे भी ऐसा कोई मुआहदा किया जिसमें पाकिस्तान की या इस्लाम की डिग्निटी शामिल हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपसे कोई आदमी कुछ ऐसी गलत बातें मनवाना चाहे जो आपके मुल्क को कौम के मफाद में ना हो, और उसके अलावा जो आपकी मुआशी चीज़ों को आगे मज़ीद तनज़ुली की तरफ लेकर जाए, तो मैं समझता हूँ कि खान साहब का उनके खिलाफ स्टैंड लेना बहुत बड़ी बात है। आप फ़र्द वाहिद हैं जो इस सियासत में आए हैं पाकिस्तान के अंदर, तो क्या आप समझते हैं कि ये बेहतरीन फ़ैसला है आपका सियासत में? मैं पाकिस्तान का फ़र्द वाहिद नहीं, मैं अपने ख़ानदान का फ़र्द वाहिद की तरफ से बात कर। जी मैं देखिए जी, बात सिंपल सी है। मैं पहले भी अपने दोस्तों को काफ़ी ज़्यादा मैसेज कन्वे कर चुका हूँ। जमात चूज़ करना, जमात के विजन को आगे लेके चलना, जमात की प्रेफरेंस को आगे रखना, ये एक आपका फ़र्ज़ है। लेकिन आपका बुनियादी हक़ ये है कि आप किसी भी पार्टी से, किसी भी ओहदे से, किसी भी रुतबे से अपनी सियासत में स्टेप लें। देखें, मेरी गुजारिश ये है कि जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो एक यंगस्टर्स हैं, मैं एक वकील हूँ, मैं एक इंडिपेंडेंट प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, जब तक हम में से इंजीनियर, डॉक्टर्स, जो अच्छे एंटरप्रेन्योर्स, जब तक हम लोग आगे नहीं आएंगे इस मुल्क के लिए, हम, मेरा ख्याल है कि हमेशा उन लोगों को प्रेफरेंस देंगे जो कि प्रॉपर्टी डीलर होंगे, जो कि जुआरी होंगे, जो कि 1-2 नंबर लोग होंगे और उनका सबसे बड़ा सियासी मकसद होता है अपने नाजायज़ मकासद को हासिल करने के लिए एक ऐसी शेल्टर लेना जिसमें उनको तमाम तर चीज़ों से बाला तर करके कोई भी इदारा उनकी तरफ आंख उठा के ना देख सके।
आप ये नहीं समझते कि इमरान खान साहब को अगले आने वाले जनरल इलेक्शंस में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इकोनॉमिक्स के माहिर लोग जो हैं इनको टिकट्स बांटने चाहिए, बजाय ये कि जो असम्बली में इस वक्त गन मौजूद है, जो कि आप देखें कि बिल्कुल ही डिलीवर करने में और खान साहब की मशावरत में भी वो फ्लॉप हुए। तो खान साहब को क्या ये समझना ज़रूरी नहीं है कि इस वक्त पढ़े लिखे लोगों की क़यादत में आगे मुल्क को लेके जाया जा सके? खान साहब ने पहले भी, मैं समझता हूँ कि काफ़ी सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर और जो बेस्ट इकोनॉमिस्ट थे उनको प्रेफरेंस दी है। जो लॉयर्स थे, जिसमें हमारे फवाद चौधरी साहब हैं, इज़ वन ऑफ आवर सीजन लॉयर। तो बात ये होती है कि आपने जब एक काबीना बनानी होती है तो आपको उसमें हर तरह का शायद साहब उस फ़र्द को लेकर चलना होता है कि जिसके पास कम से कम एक थोड़े से एक्सपीरियंस के साथ साथ पॉलिटिकल कैरियर को देखना और विजन को देखना होता है। देखें, पार्टी का विजन फॉलो वही लोग करते हैं जो उस पार्टी में इन हो या उसको पसंद करते हैं। अगर तो आपका मकसद सिर्फ एक करप्शन है, या आपका मकसद सिर्फ एक कर्जे लेना है, या आपका मकसद सिर्फ मुल्क को तनज़्ज़ुल की तरफ धकेलना है, तो मेरा ख्याल है कि चॉइसेस बहुत सारी होती हैं। सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि अगर आगे आने वाले जनरल इलेक्शंस में वो 2023 में हो या उससे पहले हो जी, तो अगर पार्टी आपको अगर किसी भी इलाके से टिकट देती है इलेक्शन लड़ने के लिए, तो क्या आप जहनी तौर पर तैयार हैं इमरान खान साहब के बाजू बनने के लिए और इस मैदान में उतरने के लिए? बतौर वर्कर, बतौर सिपाही इस बात को बड़ा क्लियर कहता हूँ कि अगर पार्टी ने मुझ पर एतमाद किया और मुझे उन्होंने इतनी ज़िम्मेदारी दी, तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मैं अपनी ज़िम्मेदारी को, उनके एतमाद को मुकम्मल तौर पे जो है वो कामयाब करूँगा और पार्टी का विज़न को आगे लेके चलने में कामयाब रहूँगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया नाजरीन, ये थे हमारे साथ ज़ुहैब सईद साहब, जो कि एक अच्छे लॉयर भी हैं और PTI के वर्कर भी हैं और रहनुमा भी हैं। तो इनसे बात करके हमें आज बहुत अच्छा लगा। हम अपने प्रोग्राम में एक ख़ास मैसेज हर प्रोग्राम में देते हैं, तो आज के इस प्रोग्राम में भी यही एक पैगाम है पाकिस्तानी अवाम के लिए और सुनने वालों के लिए कि खुदारा आप एक दूसरे का ख्याल रखें, हमसाये के हकूक़ का ख्याल रखें, आपस में मोहब्बतें बांटें, नफ़रतों को दफन करें, क्योंकि इससे हमारा मुल्क बहुत पीछे जा रहा है। हमें अपने रवैयात को मुस्बत तब्दीली के साथ चेंज करना होगा ताकि ये मुल्क और एक मुआशरा आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया। शाहिद गिलानी और जवेद भट्ट साहब के साथ इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं नए प्रोग्राम में।